देखो, तो अब तक हमने जो भी कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस थे सिटीजनशिप को लेकर के उसको हमने पढ़ लिया। अब हम थोड़ा सा डायनेमिक पोर्शन पे चलते हैं। ठीक है, डायनेमिक पोर्शन में क्या है कि सबसे पहले हम पढ़ेंगे सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट 2019। देखो, इसके पहले हमें पता है कि नागरिकता जो ये जो नागरिकता कानून है सिटीजनशिप एक्ट 1955, ये 1986, 2003, 2005, 2015, 2019 इतना अमेंडमेंट अब तक इसमें हो रखा है। हम 2019 वाले को पढ़ रहे हैं क्योंकि करंट इवेंट में बहुत ही कंट्रोवर्शियल इशू रहा है। ठीक है, तो अच्छा, नागरिकता की परिभाषा क्या थी? मैंने बताया था नागरिकता की परिभाषा क्या थी। नागरिकता एक ऐसी कानूनी स्थिति है, ठीक है, जहाँ पे किसी व्यक्ति को किसी विशिष्ट देश मतलब किसी स्पेसिफिक कंट्री के भीतर कुछ अधिकार, कुछ विशेष अधिकार और कुछ जिम्मेदारियां प्रदान की जाती है। सिटीजनशिप इज लीगल स्टेटस दैट ग्रांट्स इंडिविजुअल सर्टेन राइट्स, प्रिविलेजेस एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज विद इन स्पेसिफिक कंट्री। ठीक है, और हमने ये भी पढ़ा था कि भारतीय संविधान में भारतीय नागरिकता को डिफाइन कहीं नहीं किया गया। नागरिक या नागरिकता इसको कहीं भी परिभाषित नहीं किया गया है। ठीक है, ये सारी चीज़ें वो तो बेसिक चीज़ें हमने ऑलरेडी पढ़ा है। आज देखते हैं कि सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट 2019 क्या कहता है। ठीक है, देखो, सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट 2019 जो है वो छः धर्म कौन से हैं? हिंदू, सिख, बुद्धिस्ट, जैन, पारसी और क्रिश्चियन। ये जो छः धर्मों के लोग हैं, और ये छः धर्मों के लोग इन 3 देशों से अगर आए हुए हैं, अफ़गानिस्तान, बांग्लादेश और पाकिस्तान, इन 3 देशों से अगर आए हुए हैं, कब? 31 दिसंबर 2014 या उसके पहले। 31 दिसंबर 2014 या उसके पहले अगर इन 3 देशों से इन 6 धर्म के लोग अगर आए हुए हैं तो वो भारत के नागरिक हो जाएंगे। जब ये एक्ट लागू हुआ तब वो भारत के नागरिक हो जाएंगे। इतना समझ में आया? अब सवाल है कि इन 3 देशों को ही क्यों चुना गया और इन 6 धर्मों को ही क्यों चुना गया? क्योंकि ये जो 3 देश हैं ये इस्लामिक रिपब्लिक हैं। मतलब इन देशों को धर्म के आधार पर बनाया गया है। इस्लामिक रिपब्लिक्स है, मुस्लिम मेजॉरिटीज़ है। यहाँ पे सरकार की पॉलिसीज़ जो है वो मुस्लिम मेजॉरिटी की तरफ, मुसलमानों की तरफ बायस्ड होती है। ठीक है, तो ये जो 3 देश यहाँ पे ये इस्लामिक रिपब्लिक्स हैं। और ये जो 6 धर्म के बारे में हमने बातें करी, ये 6 धर्म इन तीनों ही देश में माइनॉरिटी के तौर पे हैं। और डेटा के हिसाब से इन माइनॉरिटीज़ का यहाँ पे धार्मिक प्रताड़ना बहुत हुआ है, रिलीजियस परसिक्यूशन बहुत हुआ है। समझ में आ रहा है? इसीलिए इन 3 देशों को और इन 6 धर्मों को इसमें इंक्लूड किया गया है। अभी चल के हम लोग इसका डिटेल एनालिसिस करेंगे, समझेंगे चीज़ों को। ठीक, तो ये समझ में आ गया, कट ऑफ डेट भी समझ में आ गया। अब देखो, ऐसे लोगों के, अब चूँकि ये लोग इलीगल तौर पे भारत में आए होंगे कभी, तो ऐसे लोगों के लिए जो भी लोग इलीगल तौर से भारत पे आते हैं ना, उनके अगेंस्ट जो है 2 एक्ट के तहत का मुकदमा चलता है। एक तो पासपोर्ट एक्ट 1920, अगर वो बिना पासपोर्ट के आ गए हैं तो पासपोर्ट एक्ट 1920 के तहत, और फॉरेनर्स एक्ट 1946। ये 2 जो है मुख्य एक्ट है, याद रखना। पासपोर्ट एक्ट 1920 और तुम्हारे आगे फॉरेनर्स एक्ट 1946, इन दोनों के तहत जो है उन पर मुकदमा चलता है। लेकिन चूँकि इन लोगों को ऑलरेडी जो है CAA की मदद से जो है सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट 2019 की तरफ से नागरिकता मिल चुकी है, इसीलिए इन एक्ट से जो है उनको राहत मिलेगा। उनको इन एक्ट के तहत जो है उन पर कोई मुकदमा नहीं चलेगा। ठीक है, अब समझते हैं कि इस एक्ट से इश्यूज़ क्या है, क्यों इतना कंट्रोवर्सी रहा। पहला कारण लोगों का कहना है कि ये एक्ट जो है ये डिस्क्रिमिनेटरी है। ये डिस्क्रिमिनेटरी मतलब भेदभावपूर्ण है, भेदभावशील एक्ट है। ठीक है, समझ में आ रहा है? हालांकि एनालिसिस पार्ट तो तुमको उतना नहीं करना है, लेकिन फिर भी एक अंडरस्टैंडिंग बहुत ज़रूरी है, क्योंकि बाद में चल के पॉलिटिकल साइंस में यही सब पढ़ना होगा। ठीक है, तो अंडरस्टैंडिंग होना बहुत ज़रूरी है कि भाई अगर सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट, ठीक है, इसको लेकर के 2019 को लेकर के इतना कंट्रोवर्सी रहा तो कारण क्या था, इतने कंट्रोवर्सीज़ के कारण क्या थे। ठीक है, तो पहला जो लोगों का जो आलोचक थे, जो इसके क्रिटिक्स थे, वो कह रहे थे कि ये भेदभावपूर्ण है, मतलब ये डिस्क्रिमिनेटरी है। क्यों? क्योंकि ये जो है मुस्लिम्स को इंक्लूड नहीं करता है। ठीक है, पहला ये। दूसरा, उन लोगों ने बताया कि ये जो सेक्युलरिज्म है, सेक्युलरिज्म का मतलब क्या होता है? सेक्युलरिज्म को हिंदी में क्या कहते हैं? धर्मनिरपेक्षता। ठीक है, ये धर्मनिरपेक्षता और आर्टिकल 14 मतलब समानता के खिलाफ है। क्यों ऐसा लोग क्यों कह रहे हैं? क्योंकि आप नागरिकता को धर्म के साथ जोड़ रहे हो कि आप इन धर्म के लोगों को इन
इन धर्म के लोगों को जो है आप नागरिकता दोगे, इन धर्म के लोगों को नहीं दोगे, तो आप नागरिकता को, जो कि एक सेक्युलर मैटर है, ठीक है, सेक्युलर मैटर है, उसको आप धर्म के साथ जोड़ रहे हो, ठीक है। तो भारत एक सेक्युलर कंट्री है। सेक्युलर का मतलब क्या होता है? सेक्युलरिज्म, धर्मनिरपेक्षता का मतलब ये होता है कि भारतीय सरकार जो है वो हर धर्म के लोगों से बराबरी का दूरी बना के रखेगी, हर धर्म के लोगों को एक समान ट्रीट करेगी। तो अगर आप सिटीजनशिप को, नागरिकता को धार्मिक एंगल से जोड़ रहे हो, तो कहीं ना कहीं आप जो है भारत के धर्मनिरपेक्षता के जो आइडियल्स है, जो सेक्युलरिज्म है, जो समानता का अधिकार हमें दिया गया है, उसका आप जो है उसके अगेंस्ट काम कर रहे हो। दो बातें बोली गई। तीसरी बात ये बोली गई कि ये सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट नेशनल रजिस्टर ऑफ सिटीजन्स के साथ मिलके, अब नेशनल रजिस्टर ऑफ सिटीजन्स क्या होता है उसको आगे समझेंगे, ये CAA NRC के साथ मिल करके बेसिकली एक टूल के तौर पे इस्तेमाल किया जा सकता है कुछ सर्टेन रिलीजियस कम्युनिटीज़ को टारगेट करने के लिए, ठीक है, समझ में आ रहा है? मतलब इसका मिसयूज़ भी किया जा सकता है। CAA प्लस NRC जो है ये कुछ सर्टेन कम्युनिटीज़, रिलीजियस कम्युनिटीज़, एथनिक ग्रुप्स को जो है टारगेट करने के लिए भी इस्तेमाल किया जा सकता है। ये तीसरा आर्गुमेंट था अगेंस्ट CAA। चौथा, लोगों ने कहा कि आपने कहा कि धार्मिक प्रताड़ित, मतलब रिलीजियस परसिक्यूशन, धर्म के आधार पर अगर परेशान किया जा रहा है इन 6 धर्मों के लोगों को उन 3 देशों में, इसीलिए आप उनको नागरिकता दे रहे हो। तो इस लॉजिक से जो रोहिंग्या मुस्लिम्स हैं जिनको म्यांमार में परेशान किया जा रहा है, ठीक है, जो अहमदिया मुस्लिम्स हैं वो भी जो है बहुत जो है उनको भी परेशान किया जा रहा है, उनको भी मारा जा रहा है, और जो तमिलियंस हिंदू हैं, जो तमिल से जो हिंदूज आए हैं वो भी इसीलिए भारत आए हैं। जो श्रीलंकन, मतलब तुम्हारे जाके श्रीलंका में जो तमिलियंस हिंदू हैं, ठीक है, श्रीलंका में जो है ना जो हिंदूज रह रहे हैं, तो उनके अगेंस्ट भी बहुत अत्याचार होता है। तो आप उन लोगों को क्यों इसमें इंक्लूड नहीं करा आपने? समझ में आ रहा है? आपने श्रीलंका को क्यों नहीं इंक्लूड करा? क्योंकि श्रीलंका से भी काफ़ी तमिलियन हिंदू भारत आए हुए हैं, उनका भी रिलीजियस परसिक्यूशन हो रहा है। आपने अहमदिया मुस्लिम, रोहिंग्या मुसलमान जो म्यांमार से आ रहे हैं, म्यांमार को आपने क्यों नहीं इंक्लूड किया? रोहिंग्या मुस्लिम्स को क्यों नहीं इंक्लूड किया? तो इस तरीके से ये भी एक आर्ग्यूमेंट दिया जाता है, ठीक है, कि सरकार अपनी ही बातों को कॉन्ट्रडिक्ट कर रही है। उसके बाद लोग कहते हैं, जो क्रिटिक्स है वो कहते हैं कि इसमें जो है कम्युनल राइट्स, मतलब सांप्रदायिक हिंसा करवाने की क्षमता है, ये कम्युनल टेंशन्स को जन्म देगा, ठीक है, हिंदुओं और मुसलमानों के बीच में जो है टेंशन्स बढ़ेगी, दूरियां बनेगी, ठीक है। उसके बाद जो है ये कहा गया कि असम अकॉर्ड 1985 के खिलाफ ये जाता है, असम अकॉर्ड 1985 के ये खिलाफ जाता है। ये सारे आर्ग्यूमेंट्स क्रिटिक्स देते हैं। अब इसमें गवर्नमेंट के क्या स्टैंड है उन बातों को समझते हैं कि सरकार क्या कहती है। सरकार ये कहती है कि अफ़गानिस्तान, ये जो 3 देश हमने मेंशन किया, अफ़गानिस्तान, पाकिस्तान, बांग्लादेश, ये इस्लामिक रिपब्लिक है, ये धर्म के आधार पे बनाए गए हैं। तो जो इस्लामिक रिपब्लिक है, जहाँ पे मुस्लिम मेजॉरिटी है, जो धार्मिक आधार पे ही जिस देश को बनाया गया है, उसमें मुसलमानों पर अत्याचार कैसे किया जा सकता है? अगर हम डेटा को भी देखें तो डेटा भी यही बताती है कि वहाँ की जो माइनॉरिटीज़ है वो ड्रास्टिकली नीचे गिरी है उसकी जनसंख्या, ठीक है। और जो भी लोग इन तीनों देश से आए हैं वो ये माइनॉरिटीज़ ही आए हैं, कोई मुस्लिम भाग के नहीं आया, ठीक है, वो माइनॉरिटी ही आए हैं, ठीक है। तो गवर्नमेंट का ये स्टैंड है, पहला स्टैंड तो ये हमने एक्सप्लेन किया, ठीक है। दूसरा गवर्नमेंट कहती है कि जहाँ तक बात दूसरे कम्युनिटीज़ की है, उनको हम ऐसा थोड़ी कह रहे हैं कि हम पाकिस्तान से आए मुसलमान को हम जो है नागरिकता नहीं देंगे। सरकार ये कह रही है कि हम ऐसा थोड़ी कह रहे हैं। अदनान सामी वो भी तो पाकिस्तान में थे, हमने उनको नागरिकता दिया, ठीक है। हाँ, जो दूसरे कम्युनिटी के लोग हैं उनको हम केस टू केस बेसिस पे हम जो है उनका केस देखेंगे, वो अप्लाई करेंगे, ठीक है। उसके बाद हम केस टू केस बेसिस पे जैसे नागरिकता मिलती आई है वैसे तो हम देंगे, हम उनको थोड़ी ना मना कर रहे हैं, ठीक है। उसके बाद सरकार कहती है कि पार्टीशन के बाद जो है कई सारे ऐसे लोग थे, कई ऐसे हिंदूज़ थे जो सुबह उठ के देखते हैं कि हम पाकिस्तान में हैं, उनके साथ अत्याचार होता है, उनकी प्रॉपर्टी लूटी जाती है, वो मजबूरन जो है वहाँ से भाग करके भारत आते हैं। तो ऐसे लोगों को, ये जो पार्टीशन के विक्टिम्स थे, उनको जो है एक तरीके से बहुत बड़ा रिलीफ दिया गया है इतने सालों के बाद इस एक्ट के माध्यम से। समझ में आ रहा है? सरकार कहती है कि सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट 2019 को लाने के 2 बड़े कारण। पहला, भारत का विभाजन, ठीक है, रिलीजियस लाइंस पे, मतलब एक देश मुसलमानों के लिए, एक देश सेक्युलर, हिंदुओं के लिए तो नहीं कह सकते सेक्युलर, और एक देश मुसलमानों के लिए, तो रिलीजियस लाइन, धार्मिक आधार पे जो देशों का बंटवारा हुआ, वो एक कारण था। और दूसरा कारण था कि नेहरू लियाकत पैक्ट, 1950 का नेहरू लियाकत पैक्ट, ये 2 कारण थे कि क्यों
नेहरू लियाकत पैक्ट का फेलियर, ठीक है, नेहरू लियाकत पैक्ट 1950 का फेलियर, ये 2 कारण थे कि क्यों सरकार को सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट लाने की आवश्यकता पड़ी। समझ में आ रहा है, ठीक है। उसके बाद सरकार ये भी कहती है कि आज़ादी के बाद एक बार नहीं बल्कि 2 बार जो है सरकार ने ये माना, ये एडमिट किया कि भारत के पड़ोसी देश में जो माइनॉरिटीज़ रह रहे हैं, जो माइनॉरिटीज़ हैं, वो भारत की जिम्मेदारी है। 2 बार माना। कब? एक बार तो पार्टीशन के बाद जो भी अब पार्टीशन के बाद पाकिस्तान बना, पाकिस्तान में हिंदूज माइनॉरिटी में थे, वो भाग करके भारत आए, भारत ने उसको एक्सेप्टेंस दिया, भारत ने उसको थोड़ी उठा के जेल में भर दिया, वो एक ऑर्डिनरी सिटीजन्स के रेसिडेंट के तौर पे भारत में रह ही रहे थे। उसके बाद तुम्हारे जा कर के इंदिरा मुजीब पैक्ट 1972, याद रखना, जब हम सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट 2019 को पढ़ेंगे तो 2 समझौते आएंगे जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। एक है नेहरू लियाकत पैक्ट, जिसका जिक्र अमित शाह ने किया था, और एक इंदिरा मुजीब पैक्ट 1972, इसका भी जिक्र किया गया था, इसलिए ये दोनों बहुत इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। उसके बाद तो सरकार ने ये कहा कि एक तो पार्टीशन के इमीडिएटली बाद, और एक बार 1971 के बाद जो बांग्लादेशी लिबरेशन वॉर चल रहा था, ठीक है, जब इंदिरा मुजीब पैक्ट 1972 किया गया, इंदिरा मुजीब पैक्ट 1972 के दौरान भी जो है इस एक्ट में भी कई सारे ऐसे जो लोग थे जो ईस्ट पाकिस्तान से जो है वेस्ट बंगाल, असम के तौर पे आए थे, वो भी ऑर्डिनरी रेसिडेंट के तौर पे रह रहे थे। विच मीन्स कि भारत ने ये 2 बार माना है कि हाँ, भारत के जो पड़ोसी देश है वहाँ पे जो भी माइनॉरिटी थे वो भारत की जिम्मेदारी है, और भारत ने कई बार जो है कई इंस्टांसेस में ऐसे इलीगल इमिग्रेशन को जो है फैसिलिटेट किया है। वो लोग यहाँ पे आ करके ऑर्डिनरी रेसिडेंट के तौर पे रह रहे हैं, उनको कोई समस्या नहीं है, भारत उनको कुछ नहीं कह रहा है। लेकिन क्या होता है कि जब ऐसे इलीगल तौर पे लोग रहते हैं, इससे समस्या ये पैदा होती है कि उनके बच्चों का भविष्य क्या होगा, ठीक है, उनको राशन नहीं मिलेगा, उनको पब्लिक सुविधाएं नहीं मिलेगी, कोई गवर्नमेंट स्कॉलरशिप नहीं मिलेगा, स्कूल कॉलेजेस में भर्ती नहीं होंगी, ठीक है। तो एक तरीके से वैसे लोग आ करके तो फर्दर भारत पे लायबिलिटी बनेगी, ठीक है। पहला तो ये इशू है। दूसरा इशू हो जाता है कि इसी तरीके से जो एक्सट्रीमिस्ट हैं, आतंकवादी एक्सट्रीमिस्ट जो लोग हैं, वो लोग भी जो है इजीली माइग्रेट कर सकते हैं। तो इस चीज़ को, माइग्रेशन को एक लीगल फ्रेमवर्क के तौर पे लाना बहुत ज़रूरी होता है, ठीक है। इस चीज़ को ध्यान से समझना, ठीक है। सर कॉन्सेप्चुअल है, इश्यूज़ को थोड़ा सा जब समझना है ना, ह्यूमैनिटीज़ में, पॉलिटिक्स में, पॉलिटी में जब इशू समझना है तो इसको छोटे स्तर पे लेके आओ कि भाई हमारा मोहल्ला है, हमारे मोहल्ले में अगर बाहर से लोग आने लगे और हमारे मोहल्ले में बसने लगे, ठीक है, तो ऐसा तो नहीं है कि हम सभी को उठा के बाहर फेंक देंगे। बाहर फेंकेंगे तो कहाँ फेंकेंगे, कोई लेने के लिए भी तो एग्री करना चाहिए, ठीक है। तो क्यों ना एक लीगल चैनल बनाया जाए, लीगल फ्रेमवर्क बनाया जाए कि ठीक है, हम इतने लोगों को मान्यता देंगे और इस तरीके से मान्यता देते रहेंगे, बाकी लोगों को हम रोकेंगे। समझ में आ रहा है कि नहीं? तो कभी भी पॉलिटिक्स में अगर कुछ समझना है ना, तो एक छोटे लेवल पे आ जाना, घर, फैमिली, मोहल्ले, और उस चीज़ को अप्लाई करके देखना, तो चीज़ें समझ में आएगी, ठीक है। तो ये सारा चीज़ बोला गया। उसके बाद मोदी गवर्नमेंट ने ये भी कहा कि हर सोवरेन कंट्री का ये अधिकार है कि वो अपने सिटीजनशिप लॉज को डिटरमिन करे, और जहाँ तक बात CAA की है, सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट ये है, वो इंटरनेशनल प्रिंसिपल्स रिगार्डिंग ट्रीटमेंट ऑफ रेफ्यूजीज एंड परसिक्यूटेड माइनॉरिटीज़, इसके साथ कंसिस्टेंट है। तो ये सारे गवर्नमेंट के आर्ग्यूमेंट हैं। तो हमने सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट को लेकर के क्या उसके क्रिटिसिज्म थे और गवर्नमेंट का क्या स्टैंड था, वो सारी चीज़ों को देख लिया, ठीक है। अब यहाँ पे जैसे कि मैंने कहा कि 2 बड़े इंपॉर्टेंट एक्ट आ जाते हैं, एक तो नेहरू लियाकत पैक्ट आ जाता है और एक इंदिरा मुजीब पैक्ट आ जाता है। पहले नेहरू लियाकत पैक्ट 1950 को समझते हैं। देखो, नेहरू तो जवाहरलाल नेहरू है, लियाकत कौन है? लियाकत अली खान, पाकिस्तान के पहले प्राइम मिनिस्टर लियाकत अली खान, ठीक है। तो जवाहरलाल नेहरू और लियाकत अली खान दोनों मिलकर के दिल्ली में बात करते हैं, इसीलिए इसे दिल्ली पैक्ट भी कहा जाता है। और ये बातचीत लगभग 6 दिन तक चलती है। इस बातचीत में किया क्या जाता है? ये बातचीत, ये जो पैक्ट है, ये समझौता में मेन मुद्दा क्या होता है? मेन मुद्दा होता है माइनॉरिटीज़। याद रखना, नेहरू लियाकत पैक्ट 1950 में मेन मुद्दा जो है वो माइनॉरिटीज़ होता है कि माइनॉरिटीज़ का जो है आप भी ख्याल रखो, पाकिस्तान में जो माइनॉरिटीज़ है उसका आप ख्याल रखो, भारत में जो माइनॉरिटीज़ उसका हम ख्याल रखेंगे। प्लस साथ ही साथ जो भी पार्टीशन के बाद से लेकर अब तक जो भी लोगों के साथ हुआ है, उस चीज़ को रिवर्स किया जाएगा, उन चीज़ों को ठीक किया जाएगा। जैसे कि जिनकी प्रॉपर्टी लूटी गई है, जिनकी महिलाओं को एबडक्ट मतलब किडनैप किया गया है, प्रॉपर्टी लूटी गई है, समझ में आ रहा है, जिनका जो है मजबूरन कन्वर्जन करवाया गया है, ज़बरदस्ती लोग मुसलमान से हिंदू से मुसलमान बनाया गया, इन सभी चीज़ों का सरकार जो है ठीक करेगी। सरकार इन सभी चीज़ों को
इंश्योर करेगी कि ये सारी चीज़ें ठीक हो, लोगों के ग्रीवेंसेस को देखेगी, ठीक है। तो नेहरू लियाकत पैक्ट अगर कोई पूछे कि नेहरू लियाकत पैक्ट क्या था, 1 वर्ड में बताओ, तो नेहरू लियाकत पैक्ट 1950 जो है वो माइनॉरिटीज़ के राइट्स को कंसर्न कर रहा था। माइनॉरिटीज़ के राइट्स क्या क्या होने चाहिए, नहीं होने चाहिए, क्या माइनॉरिटीज़ को ट्रीटमेंट मिलनी चाहिए, नहीं मिलनी चाहिए, वो सारी बातें जो है नेहरू लियाकत पैक्ट में कहा गया। अब समस्या ये पैदा हुई कि भारत ने नेहरू लियाकत पैक्ट का पूरा सम्मान रखा, लेकिन पाकिस्तान ने इसका सम्मान नहीं रखा। माइनॉरिटीज़ के साथ अत्याचार फिर भी होते गया और वो माइनॉरिटीज़ जो है वो भाग भाग करके भारत आते गए। समझ में आ रहा है? भारत आते गए। तो नेहरू लियाकत पैक्ट को दिल्ली पैक्ट भी कहते हैं और ये 6 दिनों की बातचीत का आउटकम था। ये सारी चीज़ें समझ में आ गई? तो नेहरू लियाकत पैक्ट, ठीक है, समझ में आ रहा है? अब यहाँ पे समझो कि इंदिरा मुजीब पैक्ट क्या है, 1972। इंदिरा मुजीब पैक्ट 1972। देखो, पाकिस्तान बना तो एक तो वेस्ट पाकिस्तान हुआ और एक ईस्ट पाकिस्तान हुआ। अब ईस्ट पाकिस्तान में समस्या थी कि वेस्ट पाकिस्तान ईस्ट पाकिस्तान के रिसोर्सेज को, ईस्ट पाकिस्तान जिसको आज हम बांग्लादेश जान रहे हैं, वो कभी ईस्ट पाकिस्तान था, मतलब पाकिस्तान ही था। पाकिस्तान को हम आइडेंटिफाई कर रहे थे वेस्ट और ईस्ट बोल करके। तो ईस्ट पाकिस्तान, जो वेस्ट पाकिस्तान था, वो ईस्ट पाकिस्तान के रिसोर्सेज को एक्सप्लॉइट कर रहा था, ठीक है। तो ईस्ट पाकिस्तान में एक विद्रोह खड़ा हुआ। शेख मुजीबुर रहमान के नेतृत्व में एक आर्मी बनाई गई जिसका नाम था मुक्ति बाहिनी, ठीक है। ये बांग्लादेश लिबरेशन वॉर एक अलग टॉपिक है, उसको हम लोग अलग से पढ़ेंगे, लेकिन अभी एक ब्रीफ बैकग्राउंड दे रहा हूँ कि एक आर्मी बनाई गई मुक्ति बाहिनी, और भारत ने मुक्ति बाहिनी का पूरा समर्थन किया ताकि ईस्ट पाकिस्तान को वेस्ट पाकिस्तान से आज़ादी मिले, ठीक है। तो 1971 में इंदिरा गांधी की सरकार थी। इंदिरा गांधी ने बांग्लादेश को जो भी ट्रेनिंग होती है, जो भी सप्लाईज होते हैं, वो पूरी किए ताकि ईस्ट पाकिस्तान वो आज़ाद हो सके। सक्सेसफुली ईस्ट पाकिस्तान आज़ाद हो गया और एक नया देश बना बांग्लादेश। अब भारत जो है वो बांग्लादेश के साथ एक डिप्लोमेटिक टाइज बनाना चाह रहा था, एक अच्छा रिलेशन बनाना चाह रहा था दोनों देश एक दूसरे के साथ। तो इंदिरा मुजीब पैक्ट हुई। मुजीब मतलब शेख मुजीबुर रहमान, उसके प्राइम मिनिस्टर बने बांग्लादेश के, और इन दोनों ने बायलैटरल फ्रेंडशिप ट्रीटी करी। तो इंदिरा मुजीब पैक्ट जो है वो बायलैटरल फ्रेंडशिप ट्रीटी है। फ्रेंडशिप ट्रीटी का मतलब हो गया कि हम दोनों जो है एक दूसरे के इंटरनल अफेयर्स में जो है दखलंदाजी नहीं देंगे, फिर ठीक है एक दूसरे की मदद करेंगे, इस तरीके का एक फ्रेंडशिप ट्रीटी था, ठीक है। नेहरू लियाकत पैक्ट क्या था? नेहरू लियाकत पैक्ट था माइनॉरिटीज़ के राइट्स को लेकर के। इंदिरा मुजीब पैक्ट क्या है? इंदिरा मुजीब पैक्ट जो है एक फ्रेंडशिप ट्रीटी है, जो कि क्या कहती है, ठीक है, जो कि एक फ्रेंडशिप ट्रीटी है कि भाई हम दोनों जो है अपनी इंडिपेंडेंसी मेंटेन रखेंगे, एक दूसरे की सहायता करेंगे वगैरह वगैरह, ठीक है, ये सारी चीज़ें। अब इंदिरा मुजीब पैक्ट 1972 के साथ समस्या ये हुआ कि पहले तो सब कुछ ठीक चल रहा था, लेकिन धीरे धीरे लोगों को ऐसा लगने लगा कि शेख मुजीबुर रहमान जो है वो कुछ ज़्यादा ही भारत की तरफ इंक्लाइंड है, ठीक है। अब बांग्लादेश एक नया देश है, तो उसको तो डिप्लोमेटिक टाइज पाकिस्तान के साथ भी रखना है, उसको और भी देशों के साथ रखना है। तो लोगों को लगने लगा, या फिर वहाँ के पॉलिटिशियंस को लगने लगा कि जो शेख मुजीबुर रहमान है वो भारत की तरफ थोड़ा ज़्यादा इंक्लाइंड है, या फिर भारत जो है वो कुछ ज़्यादा ही इंटरफेयर कर रहा है हमारे इंटरनल अफेयर्स में, या फिर इस तरीके से हमारे फॉरेन पॉलिसी में। समझ में आया? तो शेख मुजीबुर रहमान के इसी प्रो इंडिया इंस्टेंस की वजह से 1975 में शेख मुजीबुर रहमान को जो है असैसिनेट कर दिया गया। याद रखना, शेख मुजीबुर रहमान को असैसिनेट कर दिया गया। नोट्स में सब कुछ लिखा हुआ है, मैं तो ऐसे पढ़ा रहा हूँ, नोट्स में सब कुछ लिखा गया है, ठीक है। तो शेख मुजीबुर रहमान के असैसिनेशन के बाद क्या हुआ कि भारत और बांग्लादेश में रिश्ते वैसे नहीं रहे जैसे कि ट्रीटी के अनुसार बनाए गए थे, ठीक है। इतना समझ में आ गया। तो हमने नेहरू लियाकत पैक्ट पढ़ लिया, हमने इंदिरा मुजीब पैक्ट पढ़ लिया, ठीक है। अब बात करते हैं असम एकॉर्ड की कि भाई एनआरसी क्या होता है और असम एकॉर्ड क्या होता है। देखो, ठीक है, सबसे पहले समझो कि असम की समस्या क्या रही। पार्टीशन के बाद से ही असम की समस्या क्या थी? असम की एक बड़ी समस्या थी इल्लीगल माइग्रेशन, ठीक है। असम की एक बहुत बड़ी समस्या पार्टीशन के बाद से थी इल्लीगल माइग्रेशन। इल्लीगल माइग्रेशन का मतलब हो गया कि लोग जो है ईस्ट पाकिस्तान से, और फिर जब वो बांग्लादेश बन गया तो बांग्लादेश से लोग जो है कंटिन्यूसली बड़े स्केल पे माइग्रेट कर रहे थे। खास करके पार्टीशन के बाद एक बहुत बड़े स्केल पे जो है ईस्ट पाकिस्तान से लोग वेस्ट बंगाल और ख़ास करके असम वाले रीजन में माइग्रेट करे। उसके बाद जब बांग्लादेश लिबरेशन वॉर चालू हो गया 1971 में, तो इस वक्त भी बहुत बड़े स्केल पे असम में जो है माइग्रेशन देखने को मिला। इससे समस्या क्या पैदा हुई कि असम की डेमोग्राफी चेंज हो गई, सब्सटेंशियली चेंज हो गई। भाई तुम समझो कि अभी मोहल्ले में लोग रह रहे हैं जिनको हम जानते हैं, पहचानते हैं, उनका हेरिटेज, उनका कल्चर हमें पता है, उनका स्वभाव हमें पता है, लेकिन कल दिन ऐसा हो कि बाहर से इतने सारे लोग आ जाए कि तुमको अपने लोग दिखे ही ना, ठीक है, अपने लोग दिखे ही ना, सब नए नए लोग दिखे, नए नए कल्चर के लोग दिखे। इसको बोलते हैं डेमोग्राफी चेंज होना,
तो डेमोग्राफी बदल जाएगी, तो असम की भी डेमोग्राफी बदल गई। समझ में आ रहा है? तो इसको देखते हुए तो असम के साथ बड़ा समस्या क्या था, याद रखना, असम के साथ सबसे बड़ा समस्या था बांग्लादेश और ईस्ट पाकिस्तान। तो पहले तो ईस्ट पाकिस्तान और फिर बांग्लादेश, उससे होने वाले इलीगल माइग्रेशन, ये बहुत बड़ा समस्या था। इसको देखते हुए अच्छा, ये लार्ज स्केल माइग्रेशन 2 इंस्टांसेस में हुआ, एक पार्टीशन के बाद और एक बांग्लादेश लिबरेशन वॉर 1971 के दौरान। अब इसको देखते हुए प्रोटेस्ट चालू हो गए। प्रोटेस्ट चालू कब हुए? 1979 में। चला कब तक? 6 साल तक चला, 1979 से 1985 तक ये प्रोटेस्ट चला। ठीक है, इस प्रोटेस्ट को लीड कर रहा था ऑल असम स्टूडेंट्स यूनियन। ऑल असम स्टूडेंट्स यूनियन फाइनली 15 अगस्त 1985, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, 15 अगस्त 1985 को जो है, उस वक्त राजीव गांधी की सरकार थी। ठीक है, राजीव गांधी और असम का स्टेट गवर्नमेंट और तुम्हारे जाकर आसू, ये तीनों मिलकर के बातचीत करते हैं। चूँकि ये 3 लोग होते हैं, इसीलिए यहाँ पे ट्राईपार्टाइट एकॉर्ड कहा जाता है। चूँकि ये 3 एंटिटीज़ होती है, इनको ट्राईपार्टाइट एकॉर्ड कहते हैं। ठीक है, तो 15 अगस्त 1985 को ये तय किया जाता है, असम में ये तय किया जाता है भाई, कि 25 मार्च 1971 के बाद जो भी लोग असम में घुसे हैं, हम उनको आइडेंटिफाई करेंगे। कैसे आइडेंटिफाई करेंगे? एनआरसी की मदद से हम उनको आइडेंटिफाई करेंगे। कैसे करेंगे? एनआरसी की मदद से हम उनको आइडेंटिफाई करेंगे और फिर हम उनको डिपोर्ट करेंगे। तो कट ऑफ क्या रखा गया? 25 मार्च 1971। कट ऑफ क्या रखा गया? 25 मार्च 1971। लेकिन समस्या थी। समस्या क्या थी? समस्या थी कि ये वाला जो कट ऑफ है वो आर्टिकल 6, कॉन्स्टिट्यूशन का जो आर्टिकल 6 है उसके साथ कॉन्फ्लिक्ट कर रहा था। कैसे? आर्टिकल 6 किन लोगों से डील करता है? आर्टिकल 6 डील करता है पर्सन्स हु माइग्रेटेड टू इंडिया फ्रॉम पाकिस्तान, ऐसे लोग जो पाकिस्तान से भारत आए हैं उनसे डील करता है। और आर्टिकल 6 को अगर तुम ध्यान से पढ़ो तो वो ये कहता है कि 19 जुलाई 1948 के बाद 19 जुलाई 1948 के बाद जो लोग आए हैं उनको एक इलीगल माइग्रेंट देखा जाएगा। ठीक है, समझ में आ रहा है? आर्टिकल 6 क्या कहता है कि 19 जुलाई 1948 के बाद जो लोग आए हैं और कुछ कंडीशंस था और उन कंडीशंस को वो फुलफ़िल ना करें तो उनको इलीगल माइग्रेंट के तौर पे हम कंसीडर करेंगे। ठीक है, इलीगल माइग्रेंट के तौर पे हम कंसीडर करेंगे। समझ में आ रहा है? लेकिन ये क्या कहता है? असम एकॉर्ड क्या कह रहा है? 25 मार्च 1971 का कट ऑफ रखा। तो एक कहता है कि 1971 के बाद जो लोग आए हैं उनको हम जो है इलीगल दृष्टिकोण से इलीगल माइग्रेंट समझेंगे। और आर्टिकल 6 कहता है कि 19 जुलाई 1948 के बाद जो लोग आए। समझ में आ रहा है? 19 जुलाई 1948, इसी डेट में जो है परमिट सिस्टम भी लागू हुआ था, अगर तुम्हें याद हो तो। इसी डेट को जो है परमिट सिस्टम भी लागू किया गया था, याद रखना। समझ में आ रहा है? ठीक है, तो इसके लिए अब क्या किया जाए? इसके लिए सिटीजनशिप एक्ट में एक क्लॉज डाला गया, क्लॉज 6A। ठीक है, अब ये क्लॉज 6 से बहुत इंपॉर्टेंट होता है। सिटीजनशिप एक्ट में एक क्लॉज डाला गया, क्लॉज 6A। क्लॉज 6A क्या कहता है? क्लॉज 6A कहता है कि पहली बात तो ये जो कट ऑफ है, क्लॉज 6A क्या कहता है समझना है, ये जो कट ऑफ है 25 मार्च 1971, ये सिर्फ असम में ही लागू होगा। ये सिर्फ असम में लागू होगा। ये वाला जो 19 जुलाई 1948 है ये तो पूरे भारत के लिए है ना, ये सिर्फ असम में लागू होगा। ठीक है, और फिर ये कहता है, समझ में आ रहा है? ये वाला इस चीज़ को पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, इस चीज़ को पढ़ने, अच्छा समझ लो। ये क्या कहता है? ये कहता है कि 1 जनवरी 1966 से लेके 25 मार्च 1971 के बीच जो भी लोग असम आए हैं और वो लोग ऐसे ऑर्डिनरी रेसिडेंट के तौर पे रह रहे हैं, तो जब ये पता चले कि वो एक फॉरेनर है, उससे 10 साल के बाद जो है उनको नागरिकता दे दी जाएगी। ठीक है, तो ये एकॉर्ड कब हुआ? 1985 में। कट ऑफ कब है? 1971 का। तो लगभग 10 साल तो बीत चुके हैं। अब 10 साल बीत चुके हैं तो उनको नागरिकता दे दी जाएगी। समझ में आ रहा है? इन चीज़ों को ध्यान से समझा। अब ये जो 25 मार्च 1971 है, इसको कॉन्स्टिट्यूशन में चैलेंज किया गया। क्यों? क्योंकि आर्टिकल 6 को ओवरराइड कर रहा था ना, आर्टिकल 6 को ओवरराइड करके एक एक्सेप्शन बना रहा था। तो इसको कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो चैलेंज, इस चीज़ को चैलेंज किया गया। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि पहले तो हम ये तय करेंगे कि ये जो 6A डाला गया है, ये जो 6A डाला गया, कट ऑफ डेट को तो बाद में देखेंगे, लेकिन सबसे पहले ये जो 6A डाला गया ये कॉन्स्टिट्यूशनली वैलिड है कि नहीं, हम पहले इसको जांचेंगे। हालांकि सुप्रीम कोर्ट का इस पर अभी तक कोई फैसला आया नहीं है। समझ में आया? अब यहाँ पे और एक समस्या है। समस्या ये है कि अगर पूरे देश में देखा जाए, पूरे देश में जो इलीगल माइग्रेंट्स होते हैं उनको फॉरेनर एक्ट 1946 के तहत बुक किया जाता है, लेकिन वहीं पे असम में जो इलीगल माइग्रेंट है उनको IMDT मतलब इलीगल माइग्रेंट्स डिटर्मिनेशन ऑफ ट्राइब्यूनल एक्ट 1983 के तहत देखा जाएगा। तो ये भी तो एक डिस्क्रिमिनेशन है। इसको सुप्रीम कोर्ट ने 2005 में, इस प्रोविज़न को सुप्रीम कोर्ट ने 2005 में ही अनकॉन्स्टिट्यूशनल घोषित कर दिया था। इतना समझ में आ गया?
तो ये तो समझ में आ गया कि असम अकॉर्ड क्या है। और असम अकॉर्ड का जो क्लॉज 6A हमने पढ़ा, जो 25 मार्च 1971 का जो मतलब जो कट ऑफ है, उसको वैलिड करने के लिए क्लॉज 6 से डाला गया कि भाई इतने से इतने तारीख तक जो लोग रह रहे हैं, ऑर्डिनरी रेसिडेंट जो रह रहे हैं, उनको हम जो है सिटीजनशिप दे देंगे 10 साल के बाद, जब ये पता चलेगा कि वो ये है। अरे यार एक सेकेंड, जब वीडियो बना रहे हो तो तभी वीडियो कॉल करती है। जब वीडियो बना रहे हो तो वीडियो कॉल कर रही है, ठीक है। अब देखो एनआरसी क्या है, नेशनल रजिस्टर ऑफ सिटीजन्स क्या है, इस चीज़ को हम लोग इमीडिएटली समझते हैं। एनआरसी क्या है, तो देखो एनआरसी जो है ये एक रजिस्टर है जिसको सिर्फ असम में प्रिपेयर किया गया था 1951 में। तो जब सेंसस हुआ था, पूरे भारत का जो है जनगणना हुई थी, सेंसस हुई थी, तो उस सेंसस के बेस पे जो है 1951 में असम में एक रजिस्टर बनाई गई थी सिटीजन्स का। तो असम में जो लोग सिटीजन्स थे, जो इंडियन सिटीजन्स थे, ठीक, जो इंडियन सिटीजन्स थे जो असम में रह रहे थे, उनकी एक रजिस्टर तैयार की गई थी 1951 में असम में। ये सिर्फ असम पे था, याद है ना, पूरे भारत के लिए एनआरसी नहीं बनाया गया था, ये सिर्फ असम में था 1951 में। समस्या ये है कि 1951 के बाद इसे कभी अपडेट किया ही नहीं गया, और सरकार असम अकॉर्ड में कहा गया कि हम एनआरसी की मदद से जो है हम इस आइडेंटिफाई करेंगे, लेकिन एनआरसी तो बस 1951 तक के लोगों का डेटा देता है। समझ में आ रहा है, ये सारी चीज़ें हैं। तो इसे सिर्फ असम में 1951 में एक बार ही पब्लिश किया गया। अब एनआरसी 1951 का जो एनआरसी है और 1971 का जो इलेक्टोरल रोल है, जिससे कि लोग अपनी नागरिकता साबित करेंगे असम में, इन दोनों को कलेक्टिवली लेगेसी डेटा कहा जाता है। और एनआरसी जो है ये रजिस्ट्रार जनरल एंड सेंसस कमिश्नर ऑफ इंडिया के तहत आता है, जो कि मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के भीतर रह के काम करती है। ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखना। समझ में आ रहा है, तो एनआरसी क्या होता है इस चीज़ को देखा। अब हमने क्लॉज 6A तो पढ़ा, क्लॉज 6 से पढ़ा, अब थोड़ा सा क्लॉज 6 को देखते हैं कि असम अकॉर्ड का क्लॉज 6 क्या कहता है। जब ये समझौता हुआ तो इस अकॉर्ड का क्लॉज 6 क्या कहता है। हमने जो 6A पढ़ा उसको सिटीजनशिप एक्ट 1955 में ऐड किया गया था, और ये जो क्लॉज 6 हम पढ़ रहे हैं असम अकॉर्ड का क्लॉज 6, ये क्या है समझो। क्लॉज 6 जो है ये कहता है कि कॉन्स्टिट्यूशनल, लेजिस्लेटिव एंड एडमिनिस्ट्रेटिव सेफगार्ड्स दिए जाएंगे, किसे, असमीज़ पीपल को, असमीज़ लोगों को। लेकिन समस्या ये है कि असमीज़ हम मानेंगे किसको। बहुत सारे लोग रह रहे हैं, हम उनको नागरिकता भी देने की बात कर रहे हैं। अब उसमें क्या सभी को असमीज़ मान लें? ठीक है, सभी को असमीज़ मान लें तो फिर हमें क्लॉज 6 को समझने की ज़रूरत ही क्या है, सभी असमीज़ है फिर तो असमीज़ हम मानेंगे किसको। इसको लेकर के 14 मेंबर की कमेटी बनाई गई, जिसके चेयरमैन बने बिप्लब कुमार शर्मा। ठीक है, 14 मेंबर की कमेटी बनाई गई, ये के लिए, ये इशू को सॉल्व करने के लिए हम असमीज़ माने किसको, और माने तो फिर उनको हम क्या ऐसे अधिकार दिए जाए जिससे उनका कॉन्स्टिट्यूशनल, लेजिस्लेटिव और एडमिनिस्ट्रेटिव सेफगार्ड्स हो सके। ठीक है, तो बिप्लब कुमार शर्मा कमेटी की रिकमेंडेशन क्या कहती है उसको समझो। बिप्लब कुमार शर्मा की रिकमेंडेशन कहती है कि जनवरी 1951 के पहले से जो लोग असम में रह रहे हैं उनको असमीज़ माना जाए। जनवरी 1951 के पहले से जो यहाँ लोग रह रहे हैं उनको हम असमीज़ माने, और ऐसे लोगों को, जो असमीज़ लोग हैं, उनको पार्लियामेंट में, लेजिस्लेटिव असेंबली में, लोकल बॉडीज़ में, गवर्नमेंट जॉब्स में, सब जगह इनको रिजर्वेशन मिले। यहाँ तक कि एक अपर हाउस भी बनाया जाए। हमें पता है कि स्टेट लेवल पे एक लेजिस्लेटिव असेंबली होती है और एक उनका तुम्हारे जाके लेजिस्लेटिव काउंसिल होता है। तो वही काउंसिल की बात कह रहा है कि लेजिस्लेटिव काउंसिल बनाया जाए और असम के लिए ILP इशू किया जाए, इनर लाइन परमिट इशू किया जाए। समझ में आ रहा है, इनर लाइन परमिट इशू किया जाए, जो कि अभी लगभग मणिपुर, नागालैंड, मिजोरम, अरुणाचल प्रदेश, इन 4 राज्यों में लागू है। समझ में आ रहा है, तो असम को भी ILP के एम्बिट के भीतर लाया जाए। ये बिप्लब कुमार शर्मा कमेटी की रिकमेंडेशन कहती है। समझ में आ रहा है। अब यहाँ पे इश्यूज़ क्या इन्वॉल्व है, समझो। इश्यूज़ इन्वॉल्व है कि तुम्हारे जा कर के बिप्लब कुमार शर्मा कमेटी कहती है कि 1951 के पहले जो लोग रह रहे हैं उनको हम जो है सिटीजन्स, उनको हम असमीज़ मानेंगे। समस्या यहाँ पे क्या है कि आप 1971 के पहले जो लोग आए हैं उनको इंडियन सिटीजन्स मानोगे, लेकिन उनको आप असमीज़ नहीं मानोगे। तो एक तरीके से ये हो रहा है ना कि असम में रह रहे लोगों के भीतर एक, मतलब सिटीजन्स तो असमीज़ भी होंगे, और जिनको आप 1971 के पहले जो आए हैं उनको भी आप नागरिकता दोगे, लेकिन नागरिकता के भीतर नागरिकता, मतलब जम्मू एंड कश्मीर वाला हाल हो रहा है। ठीक है, तो मतलब सिटीजन्स विद इन सिटीजन्स आप एक तो ये कर रहे हो, और दूसरा
कोई प्रॉपर मैकेनिज़्म नहीं है ये बताने की कि हम जनवरी 1951 के पहले यहाँ रह रहे हैं, ठीक है। तो ये कुछ इश्यूज़ जो है बिप्लब कुमार शर्मा कमेटी के साथ बताए गए, ठीक है। अब समझते हैं कि एनआरसी से संबंधित क्या क्या इश्यूज़ हैं। अब समझते हैं कि एनआरसी से संबंधित जो है क्या क्या इश्यूज़ हैं। एक सेकेंड। एनआरसी से संबंधित क्या क्या इशू थे, इन चीज़ को समझते हैं। देखो, सबसे पहले तो एनआरसी से एक बड़ा कंसर्न ये बताया गया कि वो लोग जिनके पास प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन नहीं है, वो मार्जिनलाइज्ड और वल्नरेबल कम्युनिटीज़ हैं, ऐसे जिनके पास प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन तो नहीं है लेकिन वो जेन्युइन सिटीजन्स है, तो उनको समस्या पैदा होगी, ठीक है। उनको एक्सक्लूड कर दिया जाएगा, पहली बात ये बताएगी। दूसरा बात कि इतने बड़े स्केल पे अगर आप ये पता करने निकलोगे कि कौन सिटीजन है कौन नहीं है, ये तो बहुत बड़ा एडमिनिस्ट्रेटिव बर्डन है। इससे इनएफिशिएंसीज होगी, इनएक्यूरेसी होगी, जिससे फर्दर चीज़ें जो है वर्ड्स होगी। समझ में आ रहा है। उसके बाद जो है लीगल और एथिकल इश्यूज़ भी पैदा होंगे, ठीक है। पॉलिटिकल मैनिपुलेशन भी की भी संभावना बढ़ जाती है। लोग जो है पॉलिटिकल पार्टीज़ जो है वो पॉलिटिकल गेम्स के लिए जो है चीज़ों को मैनिपुलेट करेगी, डेटा को मैनिपुलेट करेगी। उसके बाद करप्शन के भी चांसेस बढ़ जाते हैं। समझ में आ रहा है, ठीक है। जो एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर्स होंगे वो जो है करप्ट हो जाएंगे, वो करप्शन करेंगे, ठीक है। और सोशल डिसरप्शंस इससे होगा। बहुत सारे ऐसे लोग होंगे जो अपने कम्युनिटी से बिछड़ जाएंगे, कई परिवार अपने परिवार से बिछड़ जाएंगे, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें जो है एनआरसी के साथ संबंधित कंसर्न है। समझ में आ रहा है। अब हम एनपीआर की बात करते हैं। एनपीआर भी रजिस्ट्रार जनरल एंड सेंसस कमिश्नर ऑफ इंडिया के भीतर आता है। मतलब पूरा का पूरा सिटीजनशिप का जो मामला है वो मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के भीतर आता है, ठीक है। एनपीआर क्या है? एनपीआर में जैसे कि एनआरसी पूरे सिर्फ असम के लिए था ना, एनपीआर पूरे भारत के लिए है। इसमें क्या किया जाएगा, इसमें यूजुअल रेसिडेंट्स के नाम रिकॉर्डेड होंगे। एनआरसी में सिर्फ असम के सिटीजन्स के नाम थे, लेकिन या फिर एनआरसी को पूरे भारत में किया जाएगा तो सिर्फ भारतीय नागरिकों का नाम लिखा जाएगा। लेकिन एनपीआर जो है इसमें यूजुअल रेसिडेंट्स, अब यूजुअल रेसिडेंट्स हर वो लोग होंगे जो 6 महीनों से रह रहे हैं भारत में या 6 महीने या उससे ज़्यादा रहने के इच्छुक हैं। मतलब इसमें फॉरेनर्स का भी नाम इंक्लूडेड होगा। समझ में आ रहा है। एनपीआर में यूजुअल रेसिडेंट्स का नाम इंक्लूडेड होगा, ठीक है। इसे सेंसस के साथ इसे भी किया जाएगा और पहली बार एनपीआर को 2010 में किया गया था और इसे अपडेट 2015 में किया गया था। जैसे कि एनआरसी को 1951 में किया गया था, बाद में उसे कभी अपडेट नहीं किया गया। एनपीआर को 2010 में किया गया और उसके बाद जो है 2015 में इसका अपडेशन चालू, इसे अपडेट भी किया गया। ये सेंसस के साथ डिफरेंट है, याद रखना। सेंसस जो है वो सेंसस एक्ट 1948 के साथ जो है चलता है। समझ में आ रहा है। और नोडल एजेंसी हमने बता दिया। तो ये रहा इसका पूरा जस्ट आज का।